अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, टैलेंट जो है ये अल्लाह ताला की एक नेमत होता है। और जो लोग भी टैलेंटेड होते हैं, हम जैसे लोगों का ये काम होता है कि वो उस टैलेंट को आगे लेके आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो फ़ायदा है वो मुल्क व कौम को हो सके। और मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि मैं जहाँ-जहाँ पे भी कोई इस तरह के लोग नज़र आएँ जो पाकिस्तान के लिए बेहतर काम कर रहे हों या कर सकते हों, तो हम उनको आगे लेके आएँ और कौमो मुल्क के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है उसको पॉसिबल बनाया। और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि टैलेंट के जो लोग हैं उनको रोका जाए, क्योंकि टैलेंट जो होता है ये पानी की तरह होता है, ये अपना रास्ता खुद बना लेता है, इसलिए इसको रोकना नहीं चाहिए, इसको ऑप्ट कर लेना चाहिए। तो इसी तरह आज एक शख्सियत से मेरी जो है वो मुलाकात हो रही है। इसी बहाने मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा और इसी बहाने कौम को ये पता चलेगा कि हमारे मुल्क में कैसे कैसे हीरे सितारे मौजूद हैं जो कि हमारे हीरोज हैं। उन्हीं में से एक खातून आज हमारे साथ होंगी, बहुत बड़ा काम कर रही हैं। उनका मैं आपको तारुफ करवाऊंगा। थोड़ा सा ज़रा बेयर विद मी, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि आपको पता चले कि ये खातून कौन है और क्या सा काम कर रही हैं। इनका नाम डॉक्टर सारा कुरैशी है। ये सीईओ हैं और को-फाउंडर हैं एरो इंजन क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। अब ये कंपनी क्या है? ये पाकिस्तान की फर्स्ट कमर्शियल इंजन एयरक्राफ्ट आर-एंड-डी कंपनी है। नॉर्मली आर-एंड-डी जो है ये फौज के लोग या एयरफोर्स के लोग जो हैं ये इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। लेकिन ये प्राइवेट लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे ये पहली कंपनी है जो कि बनाई गई है। और कर क्या रही है ये कंपनी? ये डेवलप कर रही है एनवायरमेंटली फ्रेंडली और एनवायरमेंटली सेफ कॉन्ट्रेल फ्री एयरक्राफ्ट इंजन्स। अब कॉन्ट्रेल क्या होती है? ये जो आपको पता है, हम अक्सर देखा करते थे कि जहाज के पीछे एक धुआं निकलता था, जिसको हम धुआं समझते थे। वो पूरी एक लाइन बन जाती थी और हम समझते थे कि जहाज जो है वो उसमें से धुआं निकल रहा है, वो जा रहा है। इसको कॉन्ट्रेल कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया है जो कि उसमें कॉन्ट्रेल नहीं होगा, वो धुआं वगैरह का सिलसिला नहीं होगा, उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है और उसकी तफसीलात भी जांचेंगे। इन्होंने पीएचडी की हुई है, डॉक्टर हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। और कहाँ से की है? क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी यूके से। और ये बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है। इनका जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो एरोस्पेस प्रोपल्जन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। और इसका भी जरा पूछेंगे कि ये प्रोपल्जन और एरोस्पेस में ये क्या होता क्या है, हमें तो इसका अंदाजा इतना है नहीं। ड्यूरिंग द पीएचडी सारा साहबा जो हैं उन्होंने जो उनके इन्वेंटर हैं इस पूरे आइडिया के, जो कि उनके वालिद साहब हैं, उनके साथ उनको असिस्ट किया और बड़ा जबरदस्त काम किया। इन्वेंशन जो है ये इसको 2 इंटरनेशनल पेटेंट्स जो हैं वो मिल चुके हुए हैं। और इनका जो बड़ा ही जबरदस्त पोटेंशियल है और खास तौर पे जो एनवायरमेंटल रेवोल्यूशन है एविएशन के अंदर, उसको ब्रिंग अबाउट करने में बड़ा रोल है इनका। डॉक्टर सारा कुरैशी साहबा जो हैं वो अपने वालिद साहब के साथ उन्होंने एरो इंजन क्राफ्ट कंपनी ये जो बनाई है। और इसमें जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है उसको फुल स्केल एप्लीकेशन लेवल पे लेके जाने की कोशिशें कर रही हैं। और साथ साथ ये भी किया है इन्होंने कि को इन्वेंट किया है। और इसमें उन्होंने सुपरसोनिक जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स हैं, सुपरसोनिक आपको पता नहीं, ये जो बड़ी तेज स्पीड से जहाज चलते हैं और जिनको सोनिक बूम जिनकी होती है, और ये जो कॉन्कॉर्ड भी आपको याद होगा। तो उस तरह के जो जहाज हैं उनका भी जो सुपरसोनिक कमर्शियल इंजन है वो भी ये बना रही है। उसका इन्होंने पेटेंट भी ले लिया। इनको जनाब डिस्टिंग्विश्ड एरोस्पेस एलुमनाई अवार्ड मिल चुका हुआ है क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा जो है वो विजिटिंग एकेडमिक हैं उस यूनिवर्सिटी में। मैं कहता हूँ कि कमाल ही किस्म का टैलेंट है। और फिर इनके पास एक प्राइवेट पायलट लाइसेंस जो होता है, जो बेसिक लाइसेंस चाहिए होता है फ्लाई करने के लिए, वो भी मौजूद है। और ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट वॉइस है सस्टेनेबल एविएशन के हवाले से। ये आपको पता है कि आजकल दुनिया में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी हर चीज़ एनवायरमेंटली बेहतर होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए। और उसी हवाले से इनका ये बहुत बड़ा रोल है। मैं समझता हूँ कि इसमें मैं पूछूंगा भी उनसे कि इमरान खान वगैरह की जो हुकूमत का जो विजन है उसमें आगे जाके हम क्या करेंगे। ये ट्रेल ब्लेजर हैं ख्वातीन के लिए स्टेम में, और ख़ास तौर पे इंस्पिरेशन है ये औरतों के लिए एरोस्पेस की पूरी जो फ़ील्ड है दुनिया में। तो इसलिए इनका बहुत बड़ा एक रोल है। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा तारुफ़ करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किन से आज हमने बात करनी है। इनका नाम है डॉक्टर सारा कुरैशी साहिबा। डॉक्टर सारा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आई एम सो प्राउड टू हैव यू। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये ख़वातीन तो मतलब उनके तो शौक कुछ और तरह के होते हैं। किसी को फैशन का शौक है, किसी को खाने पकाने का शौक है, चलें कोई डॉक्टर्स भी बन जाती हैं,
कोई स्टडीज वगैरह, ये जहाज उड़ाने और जहाजों के इंजन बनाने का ये शौक आपको कैसे हुआ? क्योंकि मैं तो जब मैंने आपके बारे में पढ़ा और सुना तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड एंड स्टन्ड एज वेल। जी, आई थिंक ये शौक तो मेरे ख्याल है होते हैं शुरू से सब बच्चों में, हर किस्म के शौक होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में उनको एनकरेजमेंट मिलती है। बिकॉज़ लड़कियों को हम बाय डिफ़ॉल्ट ही ज़्यादा इस हाँ, तरफ एनकरेज करते हैं। जब एज़ चिल्ड्रन भी जब बच्चों को खिलौने लेके देते हैं, तो लड़कियों को हमेशा अ, डॉल्स गुड़िया वगैरह ले लेके देते हैं। देते हैं या किचन सेट लेके देते हैं, लड़कों हाँ, को हाँ। गन्स लेके देते हैं, कार्स। तो मेरा ख़्याल है फिर, लेकिन शौक तो शायद सब बच्चों में हर किस्म के होते हैं। मैंने अपनी बेटी का जो पहला टॉय खरीदा था जब थोड़ी-सी थोड़ा-सा बच्चा जब अलर्ट होता है, शी वाज़ आई थिंक 2 एंड अ हाफ, तो मैंने एक टूल सेट उसको लेके दिया, एक टॉय था, ताकि उसको ये सब इंटरेस्ट पैदा हो। डेवलप हो। तो इसी तरह मेरे ठीक। ख़्याल है मेरे पेरेंट्स ने भी हमेशा हर तरह के इंटरेस्ट को एनकरेज किया और सपोर्ट किया, इसलिए शायद जो शौक थे वो पूरे होते गए और उनके ऊपर काम हम कर सके। हाँ, नहीं मतलब मेरा जो पॉइंट था वो बेसिकली ये था कि हमने देखा है हमारी मतलब लड़कियाँ चलाती भी हैं, पायलट्स भी हैं, सब कुछ हैं। जी, लेकिन वो जो है ना यानी इंजन के लेवल पे लेके जाना, इंजीनियरिंग में उसमें मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, खास तौर पे ख़वातीन को। तो इसलिए मैं पूछ रहा था, वरना तो ख़वातीन ने तो हमारी में बड़ा-बड़ा काम किया हुआ है। फ़ौज में लड़ती जी, भी जी। हैं और उड़ाती भी हैं, सब कुछ करती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। हाँ, ये बड़ा यूनिक सा आपने एक चीज़ पकड़ी जो कि मेरी नज़र में कम से कम और मैंने कहीं नहीं देखा ज़्यादातर लोगों को। जी, बेसिकली मेरे जो फ़ादर हैं वो भी एक साइंटिस्ट हैं और मदर एक प्रोफ़ेसर हैं केमिस्ट्री की यूनिवर्सिटी में। ठीक, तो वो शुरू ठीक, से हमें घर में भी एक माहौल मिला और फिर वो शुरू से हमें सपोर्ट करते थे। जैसे वो अ, ये सब चीज़ें भी सिखाते भी थे और अगर कोई जैसे स्कूल के प्रोजेक्ट्स हैं या ये, उसमें भी सपोर्ट करते थे। तो इस तरह आई थिंक ईज़ी रहा अ, मेरे ठीक, लिए ये सब करना। ठीक। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहरा, आप ज़रा मुझे ये बताएँ कि ये जो आपने किया है काम अभी तक, हुँ, हुँ। जी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली का जो एक कॉन्सेप्ट है आपका कि इस तरह के इंजन्स हों, ज़ाहिर है क्योंकि स्काई में तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरा स्काई है, ये उसका स्काई है, ये स्काई तो एक ही है। तो बिल्कुल। उसमें जब हम इस तरह की बात करते हैं, तो फिर हमें ज़ाहिर है कि ये देखना पड़ता है कि अगर एक ही स्काई है, तो फिर उसमें कोई और भी चीज़ें नहीं लग सकती, उसमें दरख्त नहीं लग सकते, उसमें कुछ और एनवायरनमेंट के लिए चीज़ें नहीं लग सकती। तो अब उसमें आ जाके फिर यही है कि जो जहाज़ है, उसी में इस तरह की टेक्नोलॉजी क्रिएट की जाए जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो ये आइडिया कहाँ से आया और बिल्कुल। कैसे इसको आपने मटेरियलाइज़ किया? अ, बेसिकली ये है कि अभी जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है ना, इसमें जैसे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी तो एक एक इसने अपनी एक अ, जैसे आप कहते हैं ना कि एक अरूज पे है इन टर्म्स ऑफ ठीक, टेक्नोलॉजी। जिस तरह के ठीक, हम जहाज़ में टेक्नोलॉजी जो एम्प्लॉय होती है, जो हम अचीव कर रहे हैं परफॉर्मेंस वाइज़, लेकिन वो सब एक कॉस्ट पे आता है, वो एक एनवायरमेंटल कॉस्ट पे आ रहा है, उसमें एमिशंस भी हैं। फिर जो एविएशन का मसला है ना, वो बहुत ज़्यादा संगीन है। बहुत सी वजूहात की वजह से। एक तो ये एक बड़ी स्पेशलाइज़ की नॉलेज है, स्पेशलाइज़ सा फील्ड है, हर किसी को इसके बारे में पता नहीं। दूसरा ये है कि ठीक, ये आसमान में हो रहा है, तो हमें नज़र नहीं आता। जैसे ज़मीन पे अगर आलूगी फैल रही है, तो वो हम सबको नज़र आ रही है और वो एक हमारे लिए एक एक तरह से एक याद दहानी भी होती है और जब हमें उससे तकलीफ़ होती है, तो हम उसके बारे में कुछ करते हैं। तो ये एक हिडन फिनोमेना है जो कि हो रहा है। और जैसे आपने कहा कि उसके लिए आप दरख्त नहीं उगा सकते, ये नहीं है कि उसके साथ एक पावर प्लांट लगा दें जो कि एमिशंस को प्रोसेस करे। जो कुछ भी होना है वो इंजन के ऊपर होना है, वो जहाज़ के ऊपर होना है, उसी की टेक्नोलॉजी में होना है। और फिर ये भी है कि उस जहाज़ की जो टेक्नोलॉजी है वो इन इटसेल्फ बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है जिसको हम एयरवर्दीनेस कहते हैं। कि अब हर ठीक। किस्म की टेक्नोलॉजी आप जहाज़ों पे नहीं लगा सकते, तो उनको फेल सेफ होना होता है। जैसे मैं एक मिसाल देती हूँ कि जैसे आपकी गाड़ी खराब हो जाए, आप उसको रास्ते में पार्क करके घर चले जाएँ।
लेकिन अगर आपका जहाज़ खराब हो जाता है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी टेक्नोलॉजी और उस टेक्नोलॉजी को लाइट वेट भी हो। फिर दूसरी बात आ गई कि जैसे आसमान में जो ज़मीन पे आलूगी है वो सिर्फ़ एमिशंस में कार्बन डाइऑक्साइड की वज़ह से हो रही है, और किसी हद तक ये जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं पर उनकी वो एक अलग फिनोमेना है। लेकिन इस आलूगी को हम जब आसमान में देखते हैं तो वो नाइ कार्बन डाइऑक्साइड और जो कॉन्ट्रेल्स हैं, जो कि वाटर वेपर से एक मसनूई बादल बना है, उसकी वजह से भी हो रही है। तो ये एक फिनोमेना है जो कि सिर्फ़ एविएशन इंडस्ट्री के लिए मख़सूस है। इस पे जो इसके ऊपर नॉलेज है वो भी लिमिटेड है, और बहुत कम लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक। तो ये डॉक्टर सारा, ये जो कॉन्ट्रेल्स की आपने बात की है, जी, ये जी। ये बहुत ज़्यादा इसी से पॉल्यूशन निकलता है? यही ज़्यादा जी। ज़्यादा ज़्यादा खतरनाक चीज़ है? बिल्कुल खतरनाक इस तरह के इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है ना आसमान में, वो कार्बन डाइऑक्साइड से 5 गुना ज़्यादा। अ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है 2 से 3% कंट्रीब्यूट कर रही है माहौलियाती आलूगी को आसमान के अंदर, और कॉन्ट्रेल जो है 15 से 20% आलूगी या फैला रहे हैं, या आलूगी को आप इस तरह कहें कि जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो इनकी वजह से ज़्यादा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कम हो रही है। और ये इनका एक फिनोमेना ये है कि ये जब भी आप कोई भी ईंधन हाइड्रोकार्बन फ्यूल जलाते हैं, तो आपको 2 चीज़ें खारिज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। हुँ, जो वाटर वेपर है वो अगर आप ज़मीन पे हों तो वो दोबारा से रिसाइकल, वो एक धुआँ-सा या बुखारात होते हैं जो कि रिसाइकल होके दोबारा से पानी बना देते हैं, क्योंकि आपका एक टेम्परेचर और प्रेशर जैसे आप 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर प्रेशर के अंडर और एक टेम्परेचर पे होते हैं। लेकिन ठीक, या ये कि वेदर साइकिल के अंदर उससे बर्फ बन जाती है। लेकिन जब आप आसमान पे 10,000 मीटर की बुलंदी पे परवाज़ करते हैं, तो आपका जो प्रेशर है वो उसका हवा का दबाव बहुत कम होता है। आपका दर्जा हरारत भी बहुत कम होता है, तो ये सिर्फ़ एक मसनूई बादल बना देते हैं। ये बादल बारिश पैदा नहीं कर सकता, ये बादल एक तरह से ज़मीन को ढाँप रहा है। जैसे एक शीशे की तरह या एक ब्लैंकेट की तरह एक कवर बन रहा है ज़मीन की जी, कुर्रा अर्ज़ के ऊपर। और अभी हमारी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट है कि 0.2% जो है ना जो हमारी ज़मीन है वो अभी इससे ढाँप दी गई है मसनूई बादल से, नेचुरल हाँ, क्लाउड्स नहीं है, और ये 0.5% तक हो जाएगा 2050 में। और इनका नुकसान ये है कि ये तो एक तो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जिसको आप कहते हैं कि ये ज़मीन की गर्माइश को अंदर ही ट्रैप कर लेते हैं, उसको बाहर एस्केप ठीक, नहीं होने देते। और ठीक है। इसी तरह दूसरा ये है कि ये सनलाइट को भी ब्लॉक करते हैं। अच्छा, अब ये जो आपने इंजन बनाया है, जो डिज़ाइन किया है, जी, ये क्या करता है और इसका फ़ायदा क्या होगा और ये कितना इफ़ेक्टिव है? इसका ज़ाहिर आपने टेस्ट वग़ैरह तो सब कुछ कर लिए होंगे, जी तो बिल्कुल। इसके बारे में ज़रा थोड़ा-सा बताएँ हमें कि इसका क फ़ायदा क्या होगा? अच्छा, इंजन जो हमने डिज़ाइन किया है, जैसे इस कॉन्ट्रेल्स के ऊपर बहुत सी रिसर्च दुनिया में हो रही है। मुख्तलिफ ठीक, लोग मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा रिसर्च हो रही है। लेकिन मेजर भी ये रिसर्च की गई पीएचडी के दौरान, इस पे मैंने काम किया। लेकिन हमने जो इसके ऊपर काम किया है उसमें फ़र्क ये है कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया है, जो कि एक एडिशन है कि आप एक जैसे जहाज़ के इंजन के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, कंप्रेसर्स, टरबाइन, इसी तरह की एक और इनको टर्बो मशीनरी कहते हैं। तो एक और टर्बो मशीनरी है जो कि इन जहाज़ के इंजन को अटैच हो जाती है, और ये जो आपका जो जहाज़ का धुआँ है इसको अपने अंदर प्रोसेस करती है और इसमें से पानी के बुखारात को अलग कर देती है, ताकि वो ठीक, फ़ज़ा में जाके कॉन्ट्रेल्स ना बनाएँ, और इनको लिक्विड वाटर में तब्दील कर देती है, ताकि वो फिर जब आप नीचे परवाज़ मतलब आप लैंड करने के करीब होते हैं या ज़्यादा नीचे होते हैं, तो उस वक़्त आप उसको अम, उस पानी को ख़ारिज कर सकें मसनूई बारिश की शक्ल में। तो ये ठीक। बेसिकली ये सारी रिसर्च, इस पे इन्वेंशन और इसकी जो एक कॉन्सेप्ट वैलिडेशन, मैथमेटिकल मॉडल जो था, एयरक्राफ्ट सिमुलेशन और इंजन सिमुलेशन,
ये सब मेरी पीएचडी का हिस्सा थी। फिर मेरी यूनिवर्सिटी ने और मेरे जो पीएचडी के रिसर्च सुपरवाइजर थे उन्होंने कहा कि ये काम ऐसा है, इसको आपको आगे लेके जाना चाहिए पीएचडी से। और ये एक बहुत इसका एक आगे बहुत से मुराद ये है कि इसको कमर्शियल लेवल पे लेके जाया जाए। जी, इसको कमर्शियल भी करें और ये कि इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट है, एक सोसाइटल इम्पैक्ट है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत मुफ़ीद चीज़ है। बहुत तो नेमत बनेगी। इससे हाँ, इसको सिर्फ़ रिसर्च तक महदूद ना रखें। तो उस सिलसिले में फिर हमने सोचा कि इसको प्रोडक्ट बनाने के लिए कमर्शियलाइज़ेशन रूट के लिए एक कंपनी बनाई जाए। एक तो साइड पे एज़ अ विज़िटिंग एकेडमिक इस पे फर्दर रिसर्च थोड़ी-थोड़ी होती रहती है, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मास्टर लेवल के फील्ड ठीक, बेस पे करते रहते हैं, मैं उनको सुपरवाइज़ कर देती हूँ, गाइड कर देती हूँ, जो भी मैं उनको मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन दरकार होती है, पीएचडी के दौरान भी मैं करती थी। तो ठीक, अब उसके बाद ये है कि हमने जब कंपनी बनानी थी तो हमने एक ऑप्शन थी कि इसको बाहर ही बनाया जाए और एक ये कि पाकिस्तान में बनाया जाए। क्योंकि मैंने और मेरे वालिद साहब ने दोनों ने इसके ऊपर काम किया हुआ था, हम दोनों पाकिस्तानी हैं तो हम चाहते थे कि इस कंपनी को पाकिस्तान में बनाया जाए और पाकिस्तान से ये एक जो प्रोडक्ट है, ये पूरी दुनिया में अ, लॉन्च हो और एक तो ग्लोबल ये जो मार्केट है। कंपनी है ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है या यूके में जी, रजिस्टर्ड है? जी, 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 पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, अच्छा, एसपीपी के साथ, ठीक है। इट्स अ और पाकिस्तान ये जो इंजन है जो आपने कर लिया, इसको इसको पेटेंट भी करवा लिया आपने? ये वाला इंजन जो है इसके 2 पैटेंट्स हमने 2015 में करा लिए थे ड्यूरिंग माय पीएचडी और उसी वक़्त इनको 2016 में मेरा ख़्याल है ग्रांट हुए हैं, 15 में फाइल किए गए थे और अब रिसेंटली एक और पेटेंट कराया है जो कि एक सुपरसोनिक कमर्शियल इंजन पे। ठीक है। और ये जो पहला वाला इंजन है जो आपने करवाया था, जी, जी। ये कमर्शियल हो चुका हुआ है या कमर्शियल होने वाला है? नहीं, अभी ये कमर्शियल नहीं है, इसका ये जो एविएशन का होता है, इसकी बड़ी लंबी टाइमलाइन्स होती हैं। जैसे आपकी होती है ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कि कोई ड्रग बनती है, फिर उसके हाँ, स्टेजेस होते हैं, हाँ, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, फिर एक वो और फिर वो कमर्शियली लॉन्च होती है। तो एविएशन में भी इसी तरह होता है, उसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, नासा के एक डिफाइंड रोड मैप है कि ठीक, 1 टू 9 उसके लेवल्स होते हैं, जिसमें पहले फर्स्ट 3 लेवल्स होते हैं, वो रिसर्च होती है और मैथमेटिकल उसका सिमुलेशन होती है, इंजीनियरिंग मॉडल होता है। फिर एक आप छोटे पैमाने पे उसको बनाते हैं एज़ अ प्रोटोटाइप और अ प्रूफ ऑफ कांसेप्ट और अ टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर। एक छोटे स्केल पे छोटे इंजन के लिए आपने वो टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, उसको टेस्ट किया, उसको रिफाइन किया। जब आप उसका डिज़ाइन फ्रीज़ कर देते हैं, फिर आप उसको बड़े इंजन के ऊपर लेके जाते हैं। तो इसी तो तरह अभी अभी हमने एज़ वी स्पीक डॉक्टर साहिरा, जी, अभी हम जी। कहाँ पे खड़े हुए हैं? अभी हमने जो छोटे साइज़ में उसको प्रोटोटाइप था वो हमने बना लिया है, वो मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी टेस्टिंग जारी है, उसके 2 टेस्ट हो चुके हैं और हर टेस्ट में आपको एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट होते हैं, जो कि आपको थोड़ी-थोड़ी उसमें रिफाइनमेंट और जो कोई इश्यूज़ आते हैं, वो आप इम्प्रूव करते जाते हैं और उसको डिज़ाइन को फाइनल करते हैं। तो अब हम उसमें इम्प्रूवमेंट की तरफ बेसिकली हम अ, जा रहे हैं और उसके फर्दर इम्प्रूवमेंट्स करके फर्दर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जब ये प्रोटोटाइप फाइनल हो जाएगा, तो जी, उसके बाद हम इसको जो एक्चुअल बड़े साइज़ का इंजन है, जैसे जो आजकल सबसे पॉपुलर साइज़ इंडस्ट्री में है, वो A320 जो जहाज़ है और उसका जो इंजन है CFM56 वो है। उस साइज़ के ऊपर हम उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे और उस साइज़ पे टेस्ट करेंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी को हवा में टेस्ट किया जाता है और फिर उसकी एक एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेशन होती है जो मैंने आपको बताया कि जी। उसको फेल सेफ होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। उसके बाद वो कमर्शियली लॉन्च हो सकती है। तो तो ये ये कुछ अंदाज़ा हमारा है कि इस पूरे प्रोसेस पे कितना टाइम लग सकता है अंदाज़न जी, नॉर्मली कितना लगता हाँ, अगर आप सिर्फ टाइम की बात करें तो हमारा टारगेट है कि हम 2025 तक इसको इंशाल्लाह मुकम्मल कर लें। हमें 2 साल लगेंगे कि इसका जो एक्चुअल स्केल मॉडल को रिफाइन किया जाए और 2-1 साल है कि उसका जो
उसके साथ जो जहाज के ऊपर थोड़ा सा चाहिए मॉडिफिकेशन या जो पानी पैदा हो रहा है उसको स्टोर करने के लिए, वो हम कर लें तो इंशाल्लाह फिर उसकी सर्टिफिकेशन तो हम ये 4 साल में कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी जो चीज़ डिपेंडेंसी फैक्टर है वो होता है कि उसके लिए जो फंडिंग आपको हाँ, मिले, जो कि पाकिस्तान में हाई एंड टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि यहाँ पे एक तो जैसे बाहर एविएशन को लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं, यहाँ हाँ, पे लोगों के वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी में अंडरस्टैंडिंग नहीं है इन्वेस्टर्स की, और ज़ाहिर है एविएशन में भी नहीं है। तो ये समझाना बहुत मुश्किल है, इसके लिए फंड्स लेने हमें एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की करंदाज, जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करती है। उनकी तरफ से एक छोटा सा सीड मनी मिला था इक्विटी फंडिंग पे, जिससे हमने ये कंपनी लॉन्च की थी। लेकिन अब ज़ाहिर है इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन उनको भी मैं यही कहती थी कि जो लोग हैंड बैग्स बना रहे हैं और कपड़े बना रहे हैं, आपने उनको भी इतने पैसे दिए, और जो इंजन्स और जहाज हाँ, बना रहे हैं उनको भी आप उतने ही पैसे दे रहे हैं। हाँ। पर बहरहाल उनका एक व्हाटएवर जो उनका मैंडेट था जैसे भी था, बट एटलीस्ट उन्होंने इस चीज चले में उन्होंने अपना उन्होंने फर्ज कुछ ना कुछ तो किया ना। लेकिन जी टेकिंग ए उन्होंने क्लू फ्रॉम योर आंसर, मुझे ये बताएं जी कि अभी जो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं वो ज्यादा फाइनेंशियल हैं? जी, एक तो फाइनेंशियल 2 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो ये है कि हमें आपको एक ना हर हर इंडस्ट्री को एक इकोसिस्टम, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। ठीक। और वो यहाँ पे बिकॉज़ सिविल एरोस्पेस इंडस्ट्री तो इतनी है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पाकिस्तान की पहली कंपनी है। तो सिविल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उससे हमें किसी हद तक सपोर्ट है। लेकिन जो हुकूमत के बहुत बड़े-बड़े इदारे हैं जो कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह की सोफिस्टिकेटेड मशीनरी रखते हैं, उनकी तरफ से हमें किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं है, कोई प्रोसीजर ही नहीं है, कोई इंसेंटिव ही नहीं है कि वो प्राइवेट हाई एंड इंडस्ट्री को, एंटरप्रेन्योरशिप को किसी भी तरह सपोर्ट दे सके। अगर कोई जो थोड़ी बहुत सपोर्ट होती है वो बेसिकली एक इंडिविजुअल लेवल पे किसी की काइंडनेस ऑफ हार्ट होती है कि दे वांट टू सपोर्ट सम गुड वर्क यानी दैट इज यानी गोइंग। बेसिकली आप ये कह रही हैं कि जो सिस्टेमिक सपोर्ट होती है वो आपको नहीं मिल रही। जी नहीं, वो नहीं है, और उसकी विजन भी नहीं। उसकी विजन भी यहाँ नहीं है, जैसे ये देखें ना, बाहर ये की मैं बदनसीबी की बात, ये कितनी बड़ी बिल्कुल बदनसीबी की बाहर बात है। मैं ये कंपनीज को देखती हूँ कि कुछ जो बड़े जायंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, उनका एक स्ट्रेटेजिक डिवीजन होती है, इसी तरह उनकी एक कमर्शियल डिवीजन भी होती है, जैसे एयरबस है, रोल्स रॉयस है, और वो कमर्शियली इसके ऊपर काम करते हैं। तो ये दोनों एंड्स जो है ना, ये हमारे लिए चैलेंजिंग हैं। और बिकॉज अगर फंडिंग होती है तो समटाइम्स इफ वन एंड इज ओके, then you can bypass the other end. If you have enough money, you can always import infrastructure. You can afford to spend more, or you have some infrastructural or technological support. Then you need less money. But at present, unfortunately, in both fronts, we are facing these challenges, and we are at present looking for funding, an immediate funding of $1 million and $7 million to complete this project. अब देखें ना, ये कोई इतनी बड़ी रकम तो नहीं है, गवर्नमेंट्स के लिए तो इतनी बड़ी नहीं, रकम नहीं होनी चाहिए ये। किसी के लिए और भी, मेरा ख्याल और है किसी इन्वेस्टर के लिए भी कोई इतनी बड़ी, किसी के लिए भी हाँ, नहीं बड़ी रकम। और इसमें पोटेंशियल देखें कि पोटेंशियल कितना है इसमें। मेरा ख्याल है कि फाइनेंशियल पोटेंशियल भी बहुत है, और पाकिस्तान के लिए इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि अगर इसको कमर्शियल कर दिया जाए और पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री जो है अगर इसमें आ जाए तो जी जी कितना जी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन वही जैसे होता है ना कि आप इसको नॉट हाई रिस्क बट हाई इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न वाली चीज है। थोड़ा सा इसमें टाइम की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लेकिन रिटर्न्स आर वेरी हाई अगर कोई इस चीज को हाँ, समझे। तो आपने आपने डॉक्टर सारा कोई कोशिश की है गवर्नमेंट को अप्रोच करने की या इन्वेस्टर्स को, मेजर इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने की? गवर्नमेंट के साथ तो नहीं, जो भी मतलब आई थिंक गवर्नमेंट की इस तरफ टेक्नोलॉजी की तरफ अभी मुझे कोई इतनी प्रायोरिटी नहीं। लेकिन जो एक जब हम इंक्यूबेशन सेंटर में भी थे और ये वो, तो वो
उनको था कि गवर्नमेंट का इस तरफ अभी इतना इंटरेस्ट नहीं है, और एज सच मुझे गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है। जो बाकी ये जो बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट्स हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट के अंडर है या सेमी गवर्नमेंट टाइप है, उनसे हमने टेक्नोलॉजी की सपोर्ट लेने की कोशिश की है। वो भी जैसे मैंने कहा है कि वो अगर कोई एक बंदा चाहे और वो थोड़ी बहुत सपोर्ट कर दे, लेकिन उसमें प्रोसीजरल सपोर्ट नहीं है। वो नहीं है। अच्छा, आप ये जी देखें कि क्योंकि जो आपका आइडिया है, मेरा ये ख्याल है कि अगर ये आइडिया आप सेल करें पाकिस्तान से बाहर और जी किसी भी लेवल पे आप इसको सेल करें, तो मेरा ख्याल है कि वो लोग इसको बाय कर लेंगे और बड़ी जल्दी बाय कर बिल्कुल लेंगे। ठीक है बिल्कुल। ना? और ये फिर जी बदनसीबी होगी, फिर आपके पीछे ये सारे भागेंगे। फिर आपको कहेंगे जी कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हमने ये कर देना था, हमने वो कर देना था। तो आपने किसी इंटरनेशनल इन्वेस्टर से या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बात की है इस हवाले से? अच्छा, इस तरह है कि एक तो जैसे जो हमारा सुपरसोनिक का पैटेंट है ना, वो हम इंटरनेशनली उसको सेल करना चाह रहे हैं, और उसके अंदर जो इरादा है ना कि उसकी जो फंडिंग होगी उससे हम ये प्रोजेक्ट फंड कर लें। अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, ये एक ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। इसमें कई दफ़ा इंडस्ट्री का एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि उनको थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मे बी इंजन थोड़ा महँगा हो जाए, जहाज़ थोड़ा महँगा हो जाए, थोड़े से प्रॉफिट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएँ। तो उसमें गारंटी नहीं होती कि इंडस्ट्री उसको इस तरह, अगर आप उसको आइडिया को सेल करते हैं, वो उसको डेवलप करेगी कि नहीं। लेकिन अगर आप एक वर्किंग टेक्नोलॉजी मार्केट में लाते हैं ना, तो उसको डिसमिस करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और फिर ये कि रेगुलेटरी बॉडीज भी जो होती हैं, उनको भी आपका एक टेक्नोलॉजिकल बैकअप होता है कि जी, अगर आप कहें कि आप इसके ऊपर रेगुलेशन लगाएं, इसको बैन करें, कंट्रोल करें, तो उसका ऑल्टरनेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का मॉडल हमारे सबके सामने है कि हमारी कार्स में बहुत सी इक्विपमेंट लगी हुई है, जिसका कार की परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो इक्विपमेंट जो आपकी कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं, या एग्जॉस्ट गैस को रिसर्कुलेट कर रहा है, या एमिशन प्रोसेसिंग है, वो क्यों है? वो इसलिए है कि जो आपने कंप्लाई करना है टू एनवायरमेंटल रेगुलेशंस ऑन द रोड, और आपने पोल्यूशन को रोड्स पे मिनिमाइज करना है। और जो कंज्यूमर है वो उसके लिए टेक्नोलॉजी के लिए पे कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है वो भी पे कर रहा है। तो यही मॉडल हम चाहते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में भी हो, कि हम कहें कि ये एक एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी है, और ये बाय रेगुलेशन मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को अडॉप्ट करनी है। उसके लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको आइडिया कोई सेल कर देंगे, तो कोई इसको बना नहीं सकेगा। और ज़ाहिर है, जिसकी इन्वेंशन होती है और हाँ। जिसका क्रिएशन होती है, जिस तरह वो उस चीज़ को समझता है और डेवलप कर सकता है, वो कोई थर्ड पर्सन नहीं कर ये जो सकता। ये जो डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की है, जी, देखिए, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये उनका एक ड्रीम है कि पाकिस्तान को ग्रीन पाकिस्तान बनाना है, क्लीन पाकिस्तान बनाना है। तो जी, मलिक जी, अमीन असलम साहब जो हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट ज़ार हैं एक किस्म के। तो जी, ये तो जी। बड़े आराम से इसको क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का हिस्सा बनाते हुए, मेरा ख्याल है कि अगर इसको कर लें और इसको ऑप्ट कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप करवा दें, मैं करने को तैयार हूँ। चलें, मैं कोशिश करता हूँ। मैं जी, अपने तौर पर कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि मलिक अमीन असलम साहब बड़े एंटरप्राइज़िंग किस्म के आदमी हैं, और जी, जी, मेरा ख्याल है कि अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ ये चीज़ डिस्कस की जाए और इसका पोटेंशियल बताया जाए कि इसका ग्लोबल बिल्कुल। लेवल पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो मेरा ख्याल है कि इट विल बी अ टर्न अराउंड फॉर आवर इकोनॉमी एंड हुँ। फॉर आवर इमेज इन द ग्लोबल अफेयर्स। जी, बिल्कुल। और फिर मैंने बेसिकली तो ये है कि शायद मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान का अभी उस तरफ रुझान ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स में इतना उलझे हुए हैं कि उनको जो गवर्नमेंट अभी क्राइसिस मैनेजमेंट सिचुएशन में है, और वो जो चीज़ें, तो एविएशन तो एक बहुत ही उनको एक बड़ी दूर की बात लगती है। लेकिन जैसे आपने भी कहा, मैं भी ये बात कहती हूँ कि हम सब एक आसमान के नीचे रहते हैं। हम मुख्तलिफ इलाकों में तो रहते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, लेकिन अगर आसमान में कोई आलूगी हो रही है, तो वो हम यस, सबको मुतासिर सबको करेगी। इम्पैक्ट करती है, सबको इम्पैक्ट बिल्कुल। करती और है। अच्छा। यही चीज़ मैं ये चाहती थी कि जो इसका एनवायरमेंटल साइड है, उसको हम
पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनल बॉडीज जो आपकी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है और COP26 अभी आ रही है और ये जो बाकी हैं इन क्लाइमेट फोरम्स पे लेके जाएं। और जैसे इमरान खान साहब ने अपनी कोई ट्वीट भी की थी कि उनको शायद इनवाइट नहीं किया गया या वो जाना हाँ, चाहते थे, और मैंने उनको उसमें लिखा था कि मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ और इसको पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इस इशू को रेज करना चाहती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो नॉलेज है ये बहुत कम है। जब UN सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आए थे उनसे भी उन्होंने बात की कि वो रेगुलेशंस पे काम करना चाहते हैं और क्लाइमेट चेंज पे काम करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि आप लोग जमीन पे तो सब क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं, रेगुलेशंस को भी देख रहे हैं, आसमान हाँ। की तरफ कोई नहीं देख रहा। तो आप इसको भी अपने उसमें एजेंडा में डालें और इस एविएशन इंड्यूस ग्लोबल वार्मिंग को भी और आसमान को भी देखें। तो खैर ही टुक आई ही टुक सम नोट्स एंड उन्होंने पॉइंट नोट किया था। अब आई होप कि उनको याद हो कि इसको इस तरह लेकिन करना लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज जरा मुझे बताएं कि है। ये जो इसका जो आपने दोनों आइडियाज बताए हैं, सुपरसोनिक भी और दूसरा भी, ये जी जो जी। इसको डॉलर टर्म्स में अगर देखा जाए और हाँ, अगर इसको ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री इसको ऑप्ट कर लेती है, तो इसका डॉलर टर्म्स में कितना इम्पैक्ट हो सकता है? इसका बहुत इम्पैक्ट है। अगर हमने तो जैसे हम एक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बनाते हैं ना कि जैसे अगर हम इस टेक्नोलॉजी को एज अ बिजनेस केस लाइसेंस आउट करते हैं किसी मैन्युफैक्चरर को, और एक स्टैंडर्ड थंब रूल होता है जो आपको होता है बेसिकली जैसे यू गेट 3% ऑफ रेवेन्यू ऑन ऑन द सेल्स अगर आप अपना पेटेंट सेल करते हैं। तो उस हिसाब से तो ये तकरीबन जैसे जब तक पेटेंट की वैलिडिटी और जितने मतलब अभी 55,000 प्लेन्स जो हैं वो आसमान में उड़ रहे थे प्री कोविड सिनेरियो। तो इस लिहाज से तो अगर हम देखें तो ये इसके जो प्रॉफिट्स हैं ये तो तकरीबन 1 बिलियन तक क्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स बाय द एंड ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पेटेंट इतने जाते हैं। तो ये अगर टेक्नोलॉजी बन जाती है और ये अडॉप्ट हो जाती है और जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो उसके मुकाबले में बहुत कम है, वो कुछ भी विद नहीं। इन 1 और 2 years रिकवर हो जाएगी। तो ये इसका जो पेटेंट है ये कब तक है, एक्सपायर कब होगा? ये है 2037। 2037 तक। ठीक जी। है, तो ये तो इट्स अ ह्यूज डिविडेंड एक्चुअली, यस, यस इट है ना? तो अब थोड़ा सा जरा मुझे ये भी बता दें कि ये जो सुपरसोनिक वाली बात की है आपने, जी जी। वो क्या आइडिया है? क्योंकि मुझे ये तो पता है कि जो कंकॉर्ड वगैरह थे सुपरसोनिक थे और उनका सोनिक बूम भी जब हम देखते होते थे उसका उसकी वजह से शायद उसको ग्राउंड भी किया गया था। तो हम्म। ये जो आपने टेक्नोलॉजी बनाई है इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है, ये भी एक एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी इन द सेंस के एनवायरमेंट एक पोल्यूशन की एक फॉर्म होती है नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। और एयरपोर्ट्स के ऊपर हमारी रेगुलेशंस होती हैं कि आप एक लेवल ऑफ नॉइज क्रिएट कर सकते हैं। अब कॉन्कॉर्ड के बहुत से मसाइल थे, पॉलिटिकल इश्यूज उसके ग्राउंड होने में, पॉलिटिकल इश्यूज थे, फाइनेंशियल इश्यूज थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे। टेक्निकल इश्यूज में से जो एक इशू था वो ये था कि वो जब टेक ऑफ और लैंडिंग में उसकी आवाज बहुत ज्यादा थी, मतलब वो सोनिक बूम तो नहीं क्रॉस करता था बट लेकिन जो वो चूंकि वो एक ऐसा इंजन डिजाइन था जिसने सोनिक बूम क्रॉस करना था, तो वो इवन जब सब सोनिक फ्लाई करता था टेक ऑफ एंड लैंडिंग पे तो वो बहुत ज्यादा आवाज क्रिएट करता था। और उसकी वजह से वो जो रेगुलेशंस थी कि एयरपोर्ट के नीचे आबादी होती है और इस तरह की आवाज नहीं पैदा हो सकती, क्योंकि जैसे जब मिलिट्री प्लेन्स करते हैं तो वो तो एक ओकेजनली होता है ना, वंस इन अ वाइल कभी होता है, और एक वो एक सुपरसोनिक डैश करते हैं कि वो जाते हैं और आ जाते हैं 5 6 10 मिनट का एक वो होता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ट्रैफिक है। अगर आप एक सुपरसोनिक फ्लाइंग कमर्शियल फ्लाइंग को कॉमन करें, तो जो हमने इंजन बेसिकली इजाद किया वो एक लो नॉइज इंजन है जिसमें जब आप टेक ऑफ और लैंड करेंगे एयरपोर्ट्स पे तो उसमें नॉइज नहीं होगी। और फिर जब वो ज्यादा बुलंदी पे जाता है जहाज तो उस वक्त वो सोनिक बूम को क्रॉस कर लेता है या समंदर के ऊपर सोनिक बूम क्रॉस कर लेता है और उस वक्त वो अम, उसकी जो भी आवाज होती है वो होती है। तो
ये बेसिकली उस प्रॉब्लम को जो कि कॉन्कॉर्ड के इंजन में थी उसको हाँ। खत्म करने के लिए एक नई अब देखें ना, अब देखें ना, ये जो इतनी बड़ी आपने बात की है, अब कंकॉर्ड जैसी फ्रेंच कंपनीज और इतने इतने बड़े जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर उनको ये जी। पता चल जाए कि आपने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है कि जैसे कंकॉर्ड जैसे जहाज जो हैं वो फिर से उड़ना शुरू हो जाएं, तो मेरे तो ख्याल है कि वो आपको हाथों हाथ लेंगे। मैंने लिखा है, मैंने काफ़ी कंपनीज़ को, जो एक कंपनी है, मतलब एक एक्सेस की भी बात होती है, रीच आउट करने की भी, लेकिन मैंने उनको जिस तरह अगर मैं थोड़ा-सा रीच आउट कर सकती हूँ किसी प्रोफ़ेशनल फ़ोरम से, तो मैंने लिखा है कि दिस इज़, अब ये एक ऐसा इंजन है, दिस इज़ समथिंग कि हम इसके पैटेंट को बेचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसको बेच दें, और जो जैसे ओलंपस इंजन था जो कि कॉन्कॉर्ड के लिए रोल्स-रॉयस ने बनाया। तो अब ये है कि अभी जो 2-4 कंपनीज़ हैं जो कि सुपरसोनिक कमर्शियल एरोप्लेन्स बना रही हैं, जैसे बूम सुपरसोनिक है, एरियन सुपरसोनिक है। एक तो ऐसी है जो कि बिज़नेस जेट्स बना रही है सुपरसोनिक, कि मतलब कम ही होते हैं ना, 5-6 लोग ही होते हैं आपके जिनका वक़्त इतना कीमती होता है कि उन्होंने लंदन टू न्यूयॉर्क डे रिटर्न करना है। तो उनके लिए वो एक सुपरसोनिक प्लेन बना रहे हैं। कुछ हैं जो बड़े लार्ज स्केल में भी बना रहे हैं, लेकिन कोई भी इंजन नहीं बना रहा। वो सब रोल्स-रॉयस के इंजन के ऊपर रिलाय कर रहे हैं कि चूँकि रोल्स-रॉयस ने कॉन्कॉर्ड का इंजन बनाया था, तो रोल्स-रॉयस से ही उनको अ, इंजन अवेलेबल होगा। तो उनको भी मैंने लिखा है कि ये एक चूँकि कॉन्कॉर्ड की जो के इंजन की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो तो वही हैं, तो उसमें शायद वो कुछ मॉडिफ़िकेशन कर रहे हों, लेकिन अगर ये वाला इंजन वो डेवलप कर लें, तो दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड इट नीड्स obviously some investment, a lot of, because again, if you go into supersonic technology, that's another world. So that's not something that I want to do right now, or I have the resource to do right now. और दूसरा मुझे सिर्फ मेरा ये भी कंसर्न है कि ये कमर्शियल टेक्नोलॉजी है, ये कोई भी बना लेगा। लेकिन जो एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी है, वो हर कोई नहीं बनाएगा। तो उसको बनाना, खुद से बनाना बहुत ज़रूरी है, उसको तकमील तक पहुँचाना। और एक ऑप्शन जो हम कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि हम जो अपना सुपरसोनिक पेटेंट है, उसको बेच के उससे ये एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी को फंड कर लें। या अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, अगर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट मिलती है, तो दैट इज़ आल्सो वेलकम। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी, मेरा ख्याल वो म्यूट हो गई थी। मैं जी, ये कह रहा था कि अल्लाह करे कि ये मामलात जो हैं वो कंसर्न लोगों तक पहुँचे, और आपकी जो आवाज़ इंशाअल्लाह। है वो आप भी पहुँचाएँ, हम भी कोशिश करेंगे कि पहुँचे। और इसको बिल्कुल। आपने डाई डाउन नहीं होने देना। अपनी जो ड्राइव है डॉक्टर सारा, ये आपने इसको ख़त्म नहीं होने देना। क्योंकि जो काम आप कर रही हैं, मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन जी, आप जो हैं ये पूरी दुनिया में एक ऐसा तूफ़ान बर्पा कर देंगी, जो कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा एक बाइसे फ़ख्र जो है वो कारनामा होगा। मुझे जी, यकीन है और मेरा बिल्कुल। ईमान है। इंशाअल्लाह, हम पूरी कोशिश करते हैं, और अपना पूरा अपनी बेस्ट एफर्ट के साथ और बेस्ट एनर्जीज़ के साथ। लेकिन कई दफ़ा मुझे लगता है कि अगर हमें सपोर्ट या फंडिंग ना मिली, तो हम इसको किस तरह सस्टेन हाँ, करेंगे सस्टेन कैसे आगे। करनी है। हाँ, हम ठीक बात। हमें शायद इसको रोकना पड़ जाए, लेकिन अल्लाह ना करे कि वो वक़्त आए। अभी अल्लाह भी ना करे, अल्लाह ना जो करे। भी आप मायूस नहीं होंगी। हम इंशाअल्लाह हम जितना भी कोशिश हो सकेगी पहुँचाएँगे आगे बात। और मैं जी, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं आपको विश करना चाहता हूँ बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और आखिर में दुआ कि बहुत मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए आमीन। ख़ेशरा, तू दानी हिसाब कम व बेशरा। मुझे इशराक साना को डॉक्टर सारा कुरैशी साहिबा के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।